हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम क्रैश कोर्स के अंतर्गत बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में डायोड और सेमीकंडक्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। 2 लेक्चर्स हम पीछे करा चुके हैं। आज हमारा थर्ड लेक्चर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, सेमीकंडक्टिंग एंड डायोड्स का। तो इसके अंतर्गत आज हम क्वेश्चंस लेंगे कुछ डायोड्स के, रेक्टिफायर के और फिल्टर के। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एफिशिएंसी ऑफ ए एलईडी फॉर जनरेटिंग लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो एलईडी जो है उसकी एफिशिएंसी होती है और वो लाइट जनरेट करती है। एफिशिएंसी ऑफ एलईडी फॉर जनरेटिंग लाइट, लाइट को जनरेट करने के लिए किस चीज के प्रोपोर्शनल होती है। तो लेवल ऑफ डोपिंग यूज्ड, ये नहीं होगा। टेम्परेचर पर भी निर्भर नहीं है, करंट इंजेक्टेड पर भी निर्भर नहीं है, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो सी इज करेक्ट। ये वोल्टेज पर डिपेंड करती है, इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। ये रोहिलखंड यूनिवर्सिटी 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एलईडी इज पीएन जंक्शन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर। तो एलईडी जो है एक पीएन जंक्शन है जो कि किस चीज से मिलकर के बनाया जाता है। तो सिलिकॉन से नहीं भाई, सिलिकॉन से नहीं बनाया जाता, जर्मेनियम से भी नहीं बनाया जाता, ये गैलियम फॉस्फाइड से बनाया जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। जो एलईडी होते हैं वो गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, इन मटेरियल्स के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है रिपल फैक्टर ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज। हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है। तो रिपल के बारे में हमने बताया है, रिपल क्या होती हैं। जब हम एसी को रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो आउटपुट में डीसी के साथ साथ कुछ एसी कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं जिन्हें हम रिपल्स कहते हैं, या उन्हें हम हिंदी में ऊर्मिका कहते हैं, या हार्मोनिक्स भी कहते हैं। तो कितनी रिपल्स आती हैं रिपल फैक्टर के द्वारा निकालते हैं, तो उसका मान हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है 1.21। तो ये हमें ध्यान रखना होगा, रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर का 1.21 होता है, क्योंकि इसमें हाफ साइकिल का ही रेक्टिफिकेशन होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव का रेक्टिफिकेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए हाफ वेव रेक्टिफायर डीसी करंट इज गिवन बाई आई, डीसी इज गिवन बाई। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में डीसी करंट कितनी मिलती है हमें, तो वो होती है आई नॉट अपॉन पाई, या आई 0 अपॉन पाई करंट हमें आउटपुट में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर इज। फुल वेव रेक्टिफायर की रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी क्या होती है। तो हाफ ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, नहीं भाई, ये हाफ वेव रेक्टिफायर की 2 गुनी आती है, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर आधी साइकिल का रेक्टिफिकेशन करता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर पूरी साइकिल का रेक्टिफिकेशन करता है। तो रेक्टिफायर में जो है, फुल वेव रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर से 2 गुनी वेव मिलती है। तो हाफ ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर गलत है, डबल ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। और सेम एज हाफ वेव रेक्टिफायर, नन ऑफ द एबव। तो इसमें 2 गुना, यानी पूरी साइकिल के लिए हमें क्या मिलता है, रेक्टिफिकेशन मिलता है। ये देखिए, ये यहां बनाते हैं हम, ये हमारे पास इस तरीके से एसी साइकिल है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें क्या मिलता है, ये इस तरीके से चलती है, एसी है हमारे पास। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या मिलता है, ऊपर वाली साइकिल मिलती है, नीचे वाली साइकिल नहीं मिलती, फिर ऊपर वाली मिलती है। इस तरीके से ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, इसमें आधी साइकिल का रेक्टिफिकेशन होता है। जबकि फुल वेव के लिए अगर हम देखें तो ये इस तरीके से, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो ये लगातार पूरी साइकिल का रेक्टिफिकेशन करता है, तो पूरी साइकिल हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाई सेक्शन फिल्टर कंसिस्ट्स ऑफ कैपेसिटर ओनली, नहीं, इंडक्टेंस ओनली, नहीं,
कैपेसिटर एंड इंडक्टेंस बोथ, हाँ भाई पाई सेक्शन फिल्टर में कैपेसिटर और इंडक्टेंस दोनों लगे हुए होते हैं, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ए रेगुलेटेड पावर सप्लाई कंसिस्ट्स ऑफ, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में क्या क्या चीज लगी हुई होती है, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई के अंदर सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर लगा होता है। एक ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या लाते हैं, देखिए ये इसका डायग्राम है, ये इस तरीके से यहां पर हम एसी लगाते हैं और ये एसी जो है हमें यहां पर प्राप्त होती है। उसके बाद क्या होता है, यहां पर रेक्टिफिकेशन होता है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर या ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर यहां पर लगा होता है। तो सबसे पहला क्या लगा होगा इसमें, ट्रांसफार्मर। उसके बाद क्या लगा होगा, यहां पर डायोड्स लगे हुए होंगे, तो रेक्टिफायर जो है हाफ वेव हो सकता है, फुल वेव सेंटर टेप हो सकता है या ब्रिज टाइप रेक्टिफायर हो सकता है। और जब वहां से बाहर निकलती है रेक्टिफायर से तो उसमें कुछ रिपल्स आ जाती हैं, उन रिपल्स को रोकने के लिए हम क्या लगाते हैं, एक फिल्टर सर्किट लगाते हैं। फिल्टर सर्किट का क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था, उसमें पाई सेक्शन फिल्टर हो सकता है, एल सेक्शन फिल्टर हो सकता है, तो ये इस तरीके के हमारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। इसका मतलब इसमें ट्रांसफार्मर, उसके बाद होता है रेक्टिफायर और उसके बाद होता है फिल्टर सर्किट। और अगर यहां रेगुलेटर भी लगा होता, जेनर डायोड होता, तो वो भी लग जाता, क्योंकि वो वोल्टेज को क्या करता है, स्टेबलाइज या रेगुलेट करता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर भी होता है, रेक्टिफायर भी होता है, फिल्टर भी होता है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है डी इज करेक्ट, ऑल द थ्री, तीनों कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द ब्रिज रेक्टिफायर इज नॉट यूज्ड फॉर, ब्रिज रेक्टिफायर किसके लिए यूज नहीं किया जाता है, तो ये लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जाता है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में या वोल्टेज एप्लीकेशंस में यूज किया जाता है। लो वोल्टेज एप्लीकेशन में ब्रिज टाइप रेक्टिफायर यूज नहीं किया जाता है। जैसे हम लोगों के यहाँ जनरेटर्स लगे होते हैं, घरों में होते हैं, तो उनमें ब्रिज टाइप रेक्टिफायर एक छोटा सा बॉक्स लगा होता है, उसमें लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड इन ब्रिज रेक्टिफायर, किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड्स का यूज होता है। तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर का हमने सर्किट भी बना करके समझाया हुआ था, किस तरीके से हम उसमें करते हैं। ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में ये इस तरीके से 4 डायोड लगे हुए होते हैं। ये इस तरीके से होता है और यहां इनपुट दिया जाता है, तो इसका मतलब इसमें कितने डायोड्स होते हैं, 4 डायोड्स होते हैं। तो हाउ मेनी डायोड्स आर यूज्ड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर, सभी लोगों का पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपल फैक्टर ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज, फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना होता है, तो इसमें जो रिपल्स हैं वो उससे हाफ वेव रेक्टिफायर से क्या आएंगी, आधी आती हैं। तो कितना होता है, लगभग ये 0.48 होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर में इफ इनपुट वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर दी जाए, लोड करंट विल, तब लोड करंट क्या रहेगी, तो जेनर डायोड का जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, जिससे कि आउटपुट में वोल्टेज क्या बना रहे, स्टेबलाइज बना रहे, कांस्टेंट बना रहे। तो इसमें इसका मतलब कब कांस्टेंट जाएगा, जबकि लोड करंट क्या बनी रहे, हमेशा कांस्टेंट बनी रहे। इंक्रीज डिक्रीज बिकम जीरो ये नहीं हो, जितनी भी करंट, जितना हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो बढ़ी हुई करंट कहां जाती है, जेनर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर करंट का मान, वोल्टेज का मान घटता है तो करंट का मान घट जाएगा, और करंट जब घटती है तो वो करंट जो घटी हुई है उसे कौन सप्लाई करेगा, जेनर सप्लाई कर देता है। लेकिन लोड के अक्रॉस करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है, इसी प्रिंसिपल पर जेनर काम करता है। तो इसमें करंट जो है, लोड करंट क्या होती है, अनचेंज्ड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ब्रिज रेक्टिफायर पीक इनवर्स वोल्टेज इज,
ब्रिज रेक्टिफायर्स में पीक इनवर्स वोल्टेज या पीआईवी कितना होता है? तो ये होता है ई नॉट, जितना हम लगाते हैं इनपुट में उतना ही हमें आउटपुट में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ब्रिज रेक्टिफायर इज 50 हर्ट्ज। जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है ब्रिज रेक्टिफायर में लगाई है वो 50 हर्ट्ज है। इट्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी विल बी, तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो ब्रिज रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी का मान आधा हो जाता है, दैट इज ये होगी हमारी 25 हर्ट्ज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट वोल्टेज इन ए ब्रिज रेक्टिफायर इज। तो ब्रिज रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज कितना होता है? तो हाफ वेव सिग्नल नहीं भाई, हाफ वेव सिग्नल नहीं होता, साइन वेव भी नहीं होता, ये फुल वेव सिग्नल के लिए इसमें हमें वोल्टेज प्राप्त होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर में हमने डायग्राम भी बनाया हुआ है, वहां पर फुल वेव सिग्नल ये हमें मिलता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में। द एलिमेंट टू बी डॉप्ड इन प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल टू मेक इट ए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। अगर हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो हम जर्मेनियम में कौन सी इंप्योरिटी इसमें से मिला सकते हैं? तो हमें यह पता होना चाहिए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर कब बनता है, कौन से ग्रुप की इंप्योरिटी हमें मिलानी होती है। तो हमें पता है कि हम उसमें जब थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी किसी प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में मिलाते हैं तब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? तो बोरोन, एल्युमिनियम, ये सब किस में आते हैं? थर्ड ग्रुप में आते हैं। आर्सेनिक फिफ्थ ग्रुप में है, एंटीमनी फिफ्थ ग्रुप में है, फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप में है। थर्ड ग्रुप का एलिमेंट है हमारे पास एल्युमिनियम, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होता है, क्या अंतर पड़ता है? रिमेन्स अनचेंज्ड, ये नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? जब प्योर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं, और जब कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे तब उसमें करंट का फ्लो होने लगेगा। करंट का फ्लो कब होगा? जब उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई हो। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर और गुड कंडक्टर। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तब रेजिस्टेंस पर क्या अंतर पड़ेगा? सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हमने अभी ऊपर पढ़ा है सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, तो सी और डी दोनों में आ रहा है। लेकिन गुड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? यहां पर ये एक जैसे आ गए हैं, यहां पर जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यहां पर इंक्रीज आ जाएगा। यहां इंक्रीज आएगा, तो ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर इज। ये दो बार यहां पर जो है वो हो गया है। अब ये क्वेश्चन सही है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सेमीकंडक्टर इज। तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? तो हमने पढ़ा है कि सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिक कंडक्शन किसकी वजह से होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स ओनली, होल्स ओनली, बोथ या नन ऑफ दीज। तो सेमीकंडक्टर्स में जो धारा का प्रवाह होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों की वजह से होता है। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन सी यहां पर
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Ne and NH be the number of conduction electron and holes respectively in intrinsic semiconductor, यदि किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और NH नंबर ऑफ होल्स हैं, तब इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें मालूम है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जब कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स सदैव पेयर में उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब जितने वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, NH इक्वल टू Ne। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे। किसमें? ये ध्यान रखने की चीज है, ये कह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, यानी पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, जबकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर होती है। तो इस तरीके से हमारा इस चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ना छूट पाए। तो ये सभी लोग तैयार करें अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छी लगे भाई तो सभी लोग लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।